नमस्कार दोस्तों, फिर आपके बीच में एक बार फिर हाजिर है। हमारा थोड़ा सा राजस्थान का राज्यसभा चुनाव है जो 19 तारीख को होने जा रहा है। इसमें कौन आपको एक साथ पूरा हमारा पत्रिका की हेडिंग छपी आती है कि बाड़ाबंदी की उसमें उधर मिल रहे हैं, ये आखिर मैटर है क्या, राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार होता है, ये चीज आज हम आपके सामने थोड़ा सा जो हल्का फुल्का नॉलेज है आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। देखिए, संविधान में 2 सदने हैं, एक तो है राज्यसभा और एक है लोकसभा। आप बात यह है कि राज्यसभा का गठन संविधान निर्माताओं ने क्यों किया, राज्यसभा का संविधान में क्यों सम्मिलित किया? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकसभा हो जनता की है, क्योंकि हमारे जनता के हमारे चुने हुए सदस्य जा रहे हैं लोकसभा में, तो जनता कहाँ बैठती है लोकसभा में, तो हमारे कोई हो सकता है सरकार तानाशाह हो जाए, तो इसके लिए राज्यसभा उसके बैलेंस करने के लिए हमारे संविधान पे हावी नहीं हो लोकसभा, इसलिए राज्यसभा उसको क्या करती है, कंट्रोल करने के लिए हमें राज्यसभा का गठन किया है। और 1952 में जब प्रथम बार राज्यसभा का गठन किया गया था, तो आप सोचो प्रथम बार जब गठन किया गया था और हमारा राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और कभी भंग नहीं होता तो उसके जो सदस्य उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। तो सोचो आप, राज्यसभा में जो प्रथम बार फर्स्ट बार जो राज्यसभा में जो सदस्य गए, तो उनके जो 1/3 सदस्य, यानी राज्यसभा गठन के 1952 में इसका गठन हुआ, और आपको बताया कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आप सोचो 1952 में जब गठन हुआ, 1952 में जब गठन हुआ राज्यसभा का, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद, इसका मतलब यह है कि 54 में 1954 में जो 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य उस राज्यसभा के सेवानिवृत्त करने पड़ेंगे। तो ये किस प्रकार हुए दोस्तों? पहली बार जब 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हुए, लॉटरी निकाली गई, और लॉटरी के द्वारा जो 1/3 सदस्य जो चुने गए सेवानिवृत्ति के लिए, जिनका नंबर आया वो सेवानिवृत्त हो गए प्रथम बार। अब 1952 में तो बताइए कितने साल रहे? 2 ही साल रहे। 2 ही साल तो रहेंगे, तो इस लॉटरी निकाली थी, लॉटरी से जिसका चयन हुआ। 1954 में फिर 2 साल बाद 1/3 सदस्य फिर सेवानिवृत्त हुए, तो दूसरी बार भी लॉटरी जारी की गई थी। 1/3 सदस्यों के लिए दूसरी बार भी लॉटरी जारी की गई थी। और फिर 56 में 1956 में फिर भी लॉटरी जारी, फिर 58 के बाद में हमारे राज्यसभा का वे चयन हुआ, और वे प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते थे। तो हमारी राज्यसभा की सीधी सी प्रक्रिया है। और राज्यसभा का जो वर्णन अनुसूची 4 में है। हम राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि हमें राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं 19 तारीख को, अभी 19 जून 2020 को चुनाव होने राजस्थान में, तो उससे संबंधित बात करते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान आपको पता है कि राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 10। हाँ दोस्तों, देखो 2014 में आपको पता है राजस्थान में 10 सीटें हैं। राज्यसभा से 10 सांसद हमारे राज्यसभा में राजस्थान से जाते हैं। 3 एक बार जाते हैं, 4 एक बार जाते हैं, 3 एक बार जाते हैं। प्रत्येक 2 साल बाद हमारे वहां से जाते हैं राजस्थान से। तो 2014 में राज्यसभा के लिए निर्वाचन हुआ। इससे पहले 2-2 साल में होते रहे, लेकिन हम 2020 की बात करें तो 2014 में जो सदस्य राज्यसभा में पहुंचे उनका 6 वर्ष पूर्ण कब हुआ? 2020 में हुआ। तो उनके स्थान पर ही तो नए चुनाव हो रहे हैं। तो 2014 में, 2016 में और 2018 में। दोस्तों 2014 में 3 सदस्य निर्वाचित हुए राजस्थान से। 2016 में 4 सदस्य राजस्थान से निर्वाचित होके गए। 2018 में 3 सदस्य। हम 3 सदस्य हैं रामनारायण डोडी, दूसरा सदस्य था नारायण लाल पंचारिया, नारायण लाल
पंचारिया दोस्तों। और एक तीसरा सदस्य था विजय गोयल। दोस्तों 2016 में 4 सदस्य गए थे। 2016 में 4 सदस्य गए थे। एक थे राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह, के.जी. अल्फोंस, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह, के.जी. अल्फोंस और ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर। और दोस्तों 2018 में हमारे 3 सदस्य गए। 2018 में जो 3 सदस्य गए, एक तो गए हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, भूपेंद्र यादव और मनमोहन सिंह। दोस्तों आपके सामने जो हमारे 10 सदस्य राज्यसभा में, इन 10 के नाम हमने बोर्ड पे लिखे हुए। अब सोचो आप 2014 में जो सदस्य गए, इनके 6 वर्ष का पूर्ण हो रहे हैं 2020 में। तो अब चुनाव होंगे, वो कौन कौन से सदस्य हमारे रिटायरमेंट हो रहे हैं? राम नारायण डूडी, नारायण लाल पंचारिया, विजय गोयल। ये तीनों सदस्य पहले बीजेपी के थे। ठीक है दोस्तों, बीजेपी के जो हमारा राजनीतिक दल है बीजेपी, उसके थे ये तीनों सदस्य। दोस्तों ये भी हमारे सब बीजेपी के थे। के.जी. अल्फोंस है हमारे एक सदस्य थे, वेंकैया नायडू जो हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जी है। पहले राज्यसभा सांसद थे और वे राजस्थान से ही निर्वाचित होकर गए थे। और जो उनके जो पद खाली हो गया था उनका, तो उनकी जगह के.जी. अल्फोंस को निर्वाचन हुआ राजस्थान से। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि 2016 में इनका सदस्य चयन हुआ और 2017 में मानो किसी ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह अगर नया सदस्य चुनेगा तो वो 6 वर्ष के लिए नहीं होगा, बाकी शेष टाइम के लिए होगा। जैसे आपको मैं कह दूं 2016 के जो 16 में जो सदस्य निर्वाचित हुए, उनका जो 6 वर्ष होगा 2022 में होगा। अगर कोई भी सदस्य इनमें से 2018 में 2017 में इस्तीफा देता है तो वो 2022 तक ही सदस्य रहेगा, शेष समय के लिए ही रहेगा। दोस्तों यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। हम बहुत धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ाने के लिए धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं। देखो 2018 में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, भूपेंद्र यादव और मनमोहन सिंह। दोस्तों बीजेपी के एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी थे, वो उनका देहांत हो चुका है और उनका पद खाली हो गया। 2019 में उनका पद खाली हो गया और उनकी जगह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से सांसद राजस्थान से निर्वाचित होकर हमारे गए हैं, राजस्थान से निर्वाचित गए हो। अब दोस्तों ये सदस्य है हमारे वर्तमान। इन 3 सदस्यों का हमारा जो कार्यकाल पूर्ण हो रहा है 2020 में हो रहा है और जो इनकी इलेक्शन का जो डेट है वो है 19 जून है दोस्तों। 19 जून 2020 को चुनाव होने जा रहे हैं। अब दोस्तों ये 3 सदस्य ये सेवानिवृत्त हो तीनों बीजेपी का। अब जो 3 सदस्य के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में हम राज्यसभा से यानी राजस्थान से जो राज्यसभा में अब तक जो हमारे यहाँ से राजस्थान से राज्यसभा में जो महिलाएं गई हैं वे 7 महिलाएं गई है नाम की दृष्टि से। और जो प्रभा ठाकुर है 2 बार राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई। और यह है नजमा हेपतुल्ला हमारी जो राज्यसभा की पूर्व उपसभापति है और ये हमारे यहाँ उपसभापति भी रही है। आगे है शांति पाड़िया हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के पूर्व राज्यपाल शांति पाड़िया जगन्नाथ पाड़िया जी की पत्नी है। ऊसी खान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान उनकी पत्नी है ऊसी खान। और जमुना देवी बारूपाल
और नारायणी देवी और हमारी एक लेखिका लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। अब दोस्तों ये हमारी राजस्थान से राज्यसभा में महिलाएं गई हैं। अब देखिए आपसे भी बात करूं, अभी जो राजस्थान में 3 सीटों के लिए जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें कौन वोट डालेगा, वोट कैसे डाला जाएगा, वोट की काउंटिंग कैसे होगी, चुनाव पद्धति क्या होगी, ये चीज के बारे में हम देखते हैं। देखो हमारे यहाँ पहली बात है कि वोट कौन डालेगा। वोट कौन डालेगा? विधान परिषद राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों हमारे यहाँ से राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं और राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव के लिए जो मतदान होगा उसमें जनता सीधे वोट नहीं डालेगी। उसमें कौन डालेंगे? हमारे जो यहाँ से एमएलए जीत के गए हैं राजस्थान विधानसभा में, हमारे 200 एमएलए 200 सीट है और 200 सीटें और 200 एमएलए, ये 200 सदस्य ही राज्यसभा के लिए 3 सीटों के लिए वोट करेंगे। 200 सदस्य। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा सदन या निकाय है, कौन सा ऐसी संस्था है जो राज्यसभा के लिए चुनाव वोट डालते हैं? उसमें आपको ऑप्शन आ जाए ग्राम पंचायत, ऑप्शन में आ जाए आपको विधान परिषद, ऑप्शन में आ जाए आपको विधानसभा, ऑप्शन में आ जाए आपको नगर निगम। तो बताओ कौन वोट डालते हैं राज्यसभा के लिए? विधानसभा के सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य ही हमारे राज्यसभा के लिए वोट डालते हैं। अब ये राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राजस्थान विधानसभा सदस्य कितने हैं? 2 से। ये 2 से ही सदस्य राज्यसभा के लिए वोट डालेंगे। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए राज्यसभा की वोटिंग किस निर्वाचन पद्धति से होती है? निर्वाचन पद्धति है एकल संक्रमणीय, खुली मतदान पद्धति। एकल संक्रमणीय खुली मतदान पद्धति। अब आपके समझ में आ रही है कि एकल संक्रमणीय है क्या? एकल संक्रमणीय है क्या? तो एकल संक्रमणीय का मतलब जो इसका जो वोट है, संक्रमणीय का आप दूसरा मैं शब्द दे सकता हूं, वो है हस्तांतरणीय कहते हो। अब संक्रमण का खतरा भी हो जाता है, कोरोना चल रहा है। हाँ दोस्तों देखो, एकल संक्रमणीय खुली मतदान पद्धति। अब मैं संक्रमणीय की जगह अगर मैं हस्तांतरणीय अगर मैं शब्द प्रयोग कर दूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हस्तांतरण का मतलब एक जो वोट है वो हस्तांतरण दूसरे को, मतलब उसके खाते में हस्तांतरण कर दिया जाता है, या स्थानांतरणीय भी बोल सकते हैं। एकल जो शब्द है, एक वोट एकल। आप कहेंगे खुली और बंद का क्या मतलब है? क्योंकि आपको मैं बता देता हूं राज्यसभा के लिए जो वोट डालते हैं, वोट प्रत्येक वोट को हमें दिखाकर वोट डालते हैं राज्यसभा के लिए, इसलिए हमको इसको खुली मतदान पद्धति है। आप दोस्त आप पूछ ले कैसी नहीं है? ऐसी तो है लेकिन कैसी नहीं है? कैसी नहीं है? ये कह रहे साधारण बहुमत मत प्रणाली नहीं है। राजस्थान में इंडिया में 2 तरह की जो हमारी निर्वाचन पद्धति है वो है साधारण बहुमत मत प्रणाली और दूसरी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसमें है खुली। अब देखो साधारण बहुमत मत प्रणाली क्या होता है? विनर, जो इसमें जो विनर होता है, यानी जो एक जीत जाता है, सबसे आगे निकलने वाला विजयी। इसका सीधा शब्द करते हैं सबसे आगे निकलने वाला विजयी। जैसे मैं कहूं आपके 100 मतदाता है, 100 वोट है, अब उसमें से 10 व्यक्ति खड़े हुए, 10
अब सर्वाधिक किसी को 12 वोट मिले तो वो विजयी हो जाएगा। 100 मत, कुल वोट है 100 और इसमें से 10 कैंडिडेट खड़े हुए और सर्वाधिक 12 वोट किसी कैंडिडेट को मिले तो वो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, विजयी। अब इसमें जो टेक और विनर होता है, जो 12 वोट, कितना भी वोट सबसे ज्यादा आने चाहिए। अब देखो टेक और विनर जो होता है वो सबसे ज्यादा वोट है उसमें जीत जाता है। अब इसमें एक अनुपात में वोट लाना पड़ता, इसमें जो वोट है वो एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करने पड़ते हैं। तो आपको मैं बताऊं तो हमारे यहाँ राजस्थान में किस प्रकार जो राज्यसभा के जो वोट है, यहाँ 3 सदस्यों का चुनाव हो रहा है। 3, इसको मैं पहले साफ कर देता हूं। देखो अब रात 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, 3 सीटों के लिए। अब यहाँ जो राज्यसभा सदस्य के लिए जो कोटा होता है, एक अनुपात होता है वोट को, कि कितने वोट आपको प्राप्त करना जरूरी है। हमारे यहाँ 3 सदस्य हैं, 2 से विधानसभा सदस्य हैं, 2 से, यानी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, निर्वाचित सदस्य संख्या 2 से। कितने सदस्य चुने जाने कितने, इसमें 1 जोड़ो नीचे, और जो इसका उत्तर आता है इसको भाग करते हैं और उसमें क्या जोड़ते हैं, 1। तो इसका मतलब मेरा चुने जाने सदस्य कितने हैं, 3। वैकेंसी कितनी है, 3। 2 से में 3 और 1 4 का भाग में कितना आता है, 50। 50 में 1 जोड़ेंगे कितना, 51 सदस्य। इसका मतलब यह है क्या, राजस्थान से अगर राज्यसभा में चुनाव जीतने के लिए 1 सदस्य को कितने एमएलए का वोट होना जरूरी है, 51 एमएलए उसके पक्ष में अगर वोटिंग करेंगे तो वो सदस्य क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा, 51। अब देखिए राजस्थान का जो वर्तमान राजनीतिक गणित है उसको हम देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पार्टी है, 2 मजबूत पार्टी, कांग्रेस है और दूसरी बीजेपी। मैं आपसे बात करता हूं कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी। अब कांग्रेस के जो वर्तमान में 107 एमएलए कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास 75 है। अब जिसके 51 सदस्य, जिसके पास 51 एमएलए है, वो 1 सदस्य को राज्यसभा में निर्वाचित करके भेज देगा। अब सीधी सी बात है, 51 सदस्य है, 51 दूनी कितने हुए, 102। तो 102, इसका मतलब सीधी सी बात है कि 2 सदस्य तो किसे जाने चाहिए, कांग्रेस, और कांग्रेस से जाने चाहिए। बीजेपी के पास वर्तमान में 75 एमएलए, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है 1 सदस्य किसका जाएगा, बीजेपी। 75 में से 1 सदस्य किसका जाएगा, बीजेपी का। 2 सदस्य किसके जाएंगे, कांग्रेस। अगर 1 सदस्य जाने के बाद भी कितने सदस्य बचते हैं इनके पास, 24। 51 सदस्य चाहिए 1 सदस्य को राज्यसभा में भेजने के लिए। तो देखो दोस्तों, ये राज्यसभा की जो निर्वाचन प्रक्रिया का मतलब कैसे वोटिंग होती है, किस प्रकार एमएलए जाता है, किस प्रकार वोट करता है, आपको पहले बता दी। एकल संक्रमणीय खुली मतदान पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली मतदान पद्धति से इसका वोट होता है। इसमें वोटर जाता है और वोट को दिखाता मैंने इसको वोट दिया। लेकिन दोस्तों देखो पद्धति, प्रक्रिया क्या है, वोट की प्रक्रिया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं दोस्तों 4 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट ए, बी और सी और डी। मैं इसको ए और बी को मैं ए बी की जगह में अगर इनके नाम लिख देता हूं, ये दोनों कांग्रेस के हैं, ये मान के चलो आप, ये कांग्रेस का, ये भी कांग्रेस का। ये दोनों बीजेपी के हैं, ये बीजेपी का है और ये भी बीजेपी। दोस्तों माना कि हम इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि कैसे वोट करते हैं। हम एक बात मान लेते हैं, कुल वोटर हमारे 10 हैं। जो वोटर्स हैं वो हम कितने मान लेते हैं, 10 वोटर्स मान लें। और हम एक कोटा मान लेते हैं, जैसे 51 सदस्य का राजस्थान में 51 सदस्य जिसके पास, एक प्रक्रिया समझने की दृष्टि से बता रहे हैं हम।
10, अगर इनमें से कोई 3 सदस्य 3 वोट प्राप्त करेगा वो जीतेगा, 3 वोट प्राप्त करेगा वो जीतेगा। अगर मैं कहूं इनमें से 3 वोट प्राप्त करेगा, 10 सदस्यों में से मैं कह दूं 10 में से 7 सदस्य, 7 वोट बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस के, 7 वोट कांग्रेस के पास और 3 वोट बीजेपी के हैं। अब इसका मतलब ये है कि 2 सदस्य तो कांग्रेस के जीतने चाहिए, 1 सदस्य बीजेपी का, क्योंकि कम से कम 3 वोट होना चाहिए, ये मान के चल रहे। देखो पहला वोटर जाएगा कांग्रेस का, उनको ये ऐसा मत पत्र दिया जाता है, ये सदस्य 4 सदस्यों के नाम लिखेंगे, वो अपना मत वरीयता क्रम के अनुसार देता है, अपनी पसंद देता है। पसंद कैसे देता है? पहला वोटर गया, कांग्रेस के 7 वोट डालते हैं हम, पहला गया, उसने कहा मेरी पहली पसंद ही है। अब वो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों मित्रों, कांग्रेस का जाएगा तो अपनी पहली और दूसरी पसंद कांग्रेस के सदस्यों को तो बनाएगा, कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही बनाएगा पहली दूसरी पसंद। तो पहली पसंद ही है और दूसरी पसंद ही है और तीसरी ये है और चौथी है। वोट एक है लेकिन उसकी वरीयता क्रम में, ये मेरी पहली पसंद है कांग्रेस का, ये दूसरी पसंद है, ये तीसरी और चौथी, ऐसे वोट डालते हैं वरीयता क्रम। दूसरा सदस्य गया, उसने ये भी कहा पहली पसंद ही है, दूसरी है, चौथी पसंद ही है और तीसरी पसंद ही है। तीसरा व्यक्ति गया, पहली पसंद ही है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ऐसे उन्होंने वोट दिया। इस प्रकार इन्होंने वोट दिया। अगला बंदा तो गया, उसने दूसरी पसंद बताया, इसको पहली, दूसरी इसको पहली, इसको चौथी, इसको तीसरी। अब कांग्रेस के बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी ने कहा इसको पहली पसंद बता दिया, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको चौथी। अगला वोटर गया, इसको पहली, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको चौथी। अगला वोटर गया, इसको पहली, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको चौथी। दोस्तों ये वोट डाल के आए, ये एक व्यक्ति का वोट है, ये एक व्यक्ति का वोट है, ये एक व्यक्ति का वोट है, ऐसे 10 वोट, 10 वोटर्स कितने गए? 10 वोटर्स, 10 नहीं है, वोटर्स तो राजस्थान में 200 है, लेकिन ये प्रक्रिया के तरफ मानने की दृष्टि से आपको बताए। अब मैं कहूं कांग्रेस का ए है, बी है, अगर ए को कितने वोट मिले, बी को कितने वोट मिले और सी को वोट कितने मिले और डी को कितने मिले। देखो ए को कितने व्यक्तियों ने पहली वरीयता दी, 1 2 3 4 5 वोट ए को मिले, पहली वरीयता वाले। पहली वरीयता वाले को देखते हैं हम। बी को बताओ, बी को कितने लोगों ने पहला माना, बी को 1 और 2। अब सी को कितने लोगों ने पहला माना, 1 और 2। अब डी को कितने लोगों ने माना है, डी को 1। अब देखिए दोस्तों 5, हमको कितने चाहिए, कितने, 3। अगर जिस किसी उम्मीदवार को 3 वोट मिल जाते हैं और वो किस राज्यसभा में जीत जाता, और हमने पता कितनी वैकेंसी, 3 वैकेंसी मानो, वैकेंसी कितनी मानी हमने, 3। अब 3 में से 7 वोट हमने कांग्रेस के पास है माना और 3 वोट बीजेपी के पास। तो इसका मतलब है 2 सदस्य तो कांग्रेस के जीतने चाहिए, 1 सदस्य बीजेपी का जीतना चाहिए, अगर वे ईमानदारी से वोटिंग होती है तो। देखो ए के 5 वोट्स आए और जीत कितने की जाता है, 3 पर। इसका मतलब ये तो जीत गया, लेकिन इसके 3 के बाद में जो 2 वोट थे, ये 3 है और ये 2 वोट्स हैं, ये इसमें बताओ 2 वोट्स इसमें से कम कर लो, 1 वोट इसको कम करो, बताओ इसने पहली वरीयता इसको चाहिए तो दूसरी किसके नंबर पे चाहिए, ये। तो इसका मतलब इसके नजदीक कौन सा है, एक है, ये क्योंकि दूसरे नंबर पे। अगर ये नहीं बनता तो ये, और ये नहीं बनता तो ये, ऐसे ही तो है इसका वरीयता का मतलब। इसका मतलब इसका वोट किस में जुड़ेगा, बी में जाके जुड़ेगा। इसमें से 1 कम कर दो, क्योंकि चाहिए तो जीतने के लिए 3 से ओवर आए, उनको इधर में हस्तांतरण कर दो, तो इसमें जोड़ दो, ये जोड़ दिया। इस वोट का ये भी किसमें जुड़ेगा, बी में जाके,
बी में जुड़ गया, ये और इसमें एक माइनस। इसका मतलब इसके सब 3 हो गए, ये भी जीत गया, और इसके कितने हो गए 4, ये भी जीत गए। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जीत चुके हैं। अब देखिए सी और डी, इसके दो वोट है, 2। मैं कहूं ई वोट है डी, क्यों ना इसको हस्तांतरण करें डी का वोट को हम भेजना है, क्योंकि इसको 2 मिले, चाहे तो डी को 2 मिले। अब ये कि इसको कम मिला है, तो इसका मतलब इसका वोट किस में जुड़ जाएगा, इसमें। ये कौन सा नंबर का उम्मीदवार है, सी नंबर। तो इसका मतलब इसमें से माइनस 1 हो जाएगा, इसमें प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितने हो गए 3। इसका मतलब एक बीजेपी का जीत होगा। ये हमारी प्रक्रिया है, इसमें वोट कम वोट होते हैं, वो दूसरे के में हस्तांतरण हो जाते हैं, तो इसमें निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है। और इस प्रकार अब आगामी देखना दोस्तों, बहुत मेरे अनुसार आपकी पूर्ण मेहनत की थोड़ी सी वीडियो ही आपके बीच में करंट का मुद्दा था, इसलिए आपको बताई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है।